पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुंसलिक मुआविन तंजीमों को वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तंजीम दिया करार। 5 साल के लिए आयद की पाबंदी फौरी असर से नाफिज हुआ फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। सरयू नदी के साहिल पर 7.9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है ये चौराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल की बढ़ती कीमतों पर किया तशवीश का इजहार। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से निपटने के लिए अमरीका के मजबूत ताउन की सताइश की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत ने रूस यूक्रेन जंग पर पेश किया अपना मौक़िफ़। कहा, यूक्रेन जंग के हवाले से भारत का नुक्ता नज़र रहेगा इंसान पर मरकूज। भारत ने दुश्मनी को ख़त्म करने और बातचीत ने सिफारतकारी के जरिए मसले को हल करने की बात दोहराई। और खेलों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में आज। T20 आलमी कप से कबल भारत के लिए ये सीरीज है अहम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और इसकी मुआविन तंजीमों को गैर कानूनी करार दे दिया है। मरकजी हुकूमत ने इन सभी पर 5 साल की पाबंदी लगाई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि PFI कई मुजरिमाना दहशतगर्दी के मामलों में शामिल रहा है। यह मुल्क के आईनी अख्तियारात को नज़रअंदाज करता है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कई मामलों में ये वाज़ेह हुआ है कि PFI और उसके कारकुन बार बार तशद्दुद और तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। इसके अलावा PFI के कई बानी रुकन सीमे के लीडर भी रहे हैं और PFI का ताल्लुक जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। ये दोनों ममनुआ तंजीमें हैं। PFI की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के खदशात के सबब गुज़िश्ता कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने इदारे पर बारीकी से नजर रखी हुई है। ED और NIA ने मुल्क भर में तंजीम के तमाम ठिकानों पर छापे मारे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज भी देखने को मिला। मंगल को भी हुकूमत की PFI के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। कुल 7 रियासतों में मुकामी पुलिस और दहशतगर्दी के इंसदाद से मुताल्लिक दस्ते ने PFI से मुताल्लिक ठिकानों पर छापा मारा और इससे मुताल्लिक 170 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे कबल जुमेरात को NIA की क़यादत में 15 रियासतों में 93 मकामात पर छापेमारी हुई थी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर की याद में एक चौक का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। दरियाए सरयू के किनारे वाक़ई नया घाट इलाके को तकरीबन 7.9 करोड़ रुपए की लागत से लता मंगेशकर चौक के तौर पर तैयार किया गया है। मुतालिका जगह की सबसे ज़्यादा पुरकशिश चीज़ ये है कि वहाँ भारतीय आलाए मौसीकी का वीणा को नस्ब किया गया है, जिसका वज़न 14 टन, लंबाई 40 फीट और ऊंचाई 12 मीटर है। ये यादगार सयाहों और मौसीकी के शायकीन के लिए एक ख़ास मरकज़ की तवज्जो होगी, क्योंकि ये मुल्क का पहला मकाम होगा जहाँ लाफानी सुरीली आवाज़ों को मंदिरों के इस शहर से जोड़ने के लिए इतना बड़ा मौसीकी का आला नस्ब किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर सियाहत J. किशन रेड्डी की मौजूदगी में इस यादगार का वर्चुअल इफ्तिताह किया जाएगा। लता मंगेशकर की मौत के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के एक अहम मकाम नया घाट को उनके नाम पर तैयार करने के मंसूबे का ऐलान किया था।
और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना जापान का दौरा मुकम्मल करने के बाद देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के साबिक वजीर-ए-आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जापान गए थे। उन्होंने भारत की जानिब से शिंजो आबे को खराज अक़ीदत पेश किया। कबल अज़ीं गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने आकासाका पैलेस में शिंजो आबे की अहलिया मोहतरमा आबे से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब शिंजो आबे के साथ अपनी खुशगवार यादों का तज़किरा किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे के दौरान जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा से भी दो फ़रीक़ी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। एस जयशंकर ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के बारे में फ़िक्रमंद हैं। तवानाई की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, उनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत अमरीका ज़्यादा काबिल एतमाद सप्लाई चीन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके साथ ही एस जयशंकर ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से निमटने में अमरीका की तरफ से भारत को मिलने वाले मजबूत ताउन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वीज़ा से मुताल्लिक़ चैलेंजों का मसला भी उठाया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर को यकीन दिलाया कि अमरीका वीज़ा से मुताल्लिक़ ख़दशात को दूर करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग में यूएन की भारत की जानिब से मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन जंग पर भारत का मौक़िफ़ रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग के लिए भारत का नज़रिया इंसान पर मबनी रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा कि हमारी जानिब से हम यूक्रेन को इंसानी मदद और इक़्तिसादी बहरान के तहत आलमी जुनूब में अपने कुछ पड़ोसियों को इक़्तिसादी मदद फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए तशवीश का संजीदा मौजू है। भारत ने बार बार दुश्मन को फौरी तौर पर ख़त्म करने और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इस जंग के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि ताशकंद में एससीओ सरबराही इजलास के मौके पर पुतिन के साथ अपनी मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी वाज़ेह तौर पर ये कहा था। The trajectory of the Ukraine conflict is a matter of profound concern for the international community. India has repeatedly called for an immediate cessation of hostilities and the need to resolve the ongoing conflict through dialogue and diplomacy. This was also stated unequivocally by Prime Minister Modi during his meeting with President Putin in the sidelines of the recent SCO summit in Tashkent. We firmly believe that the global order should be anchored on international law, the UN Charter, and respect for the sovereignty and the territorial integrity of states. और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुनक़िदा अपने मन की बात प्रोग्राम में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा था कि भगत सिंह को खराज अक़ीदत पेश करने के मकसद से ये अहम फैसला लिया गया है। दूसरी जानिब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए पंजाब के अवाम ने पीएम मोदी के फैसले का खुले दिल से खैर मक़दम किया। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कुलगाम के आहवाटो इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद वहां मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के 2 मुकामी दहशतगर्दों को, जिन्हें घेरे में ले लिया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। दोनों दहशतगर्दी के मुतादिद वाकयात में मुलविस रहे हैं। एक की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ वानी और दूसरे की मोहम्मद शफी गनी के नाम से हुई है। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से 2 AK-47 राइफलें और गोला बारूद बरामद किया है।
और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक और आईनी बेंच तश्कील दी है। ये बेंच 5 अहम मामलों की समाअत करेगी, जिनमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के मरकजी हुकूमत के 2016 के फैसले को चैलेंज देने का मामला शामिल है। इस वक्त चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच मुख्तलिफ मुतनाज़ मसाइल पर समाअत कर रही है। चौथी 5 रुकनी आईनी बेंच की सदारत जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर करेंगे और इसमें जस्टिस BR गोगई और जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नाग रत्ना शामिल होंगे। ये बेंच आज से 5 अहम मामलों की समाअत करेगी। सबसे पहले ये मरकजी हुकूमत के 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज देने वाली 58 दरख्वास्तों की समाअत शुरू करेगी। वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से मुताल्लिक केस की आज एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इस मामले में 5 अर्जियां दायर की गई थीं। इनमें से 3 दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। वाराणसी अदालत की तरफ से जारी मुतनाज़े अहाते का सर्वे करने के ASI के हुक्म के खिलाफ दायर 2 अर्जियों पर हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज की समाअत में अपना हलफनामा दाखिल करेगा। इसके अलावा ASI के डायरेक्टर जनरल को जाती तौर पर अदालत में पेश होना पड़ेगा। और दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने कल कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 कामयाब तजुर्बात किए। ये आजमाइशी परवाइज उड़ीसा के चांदीपुर में वाक़ मरबूत टेस्ट रेंज में की गई। वज़ारत दिफा ने कहा कि ये एक मुख्तसर फासले तक रसाई के काबिल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, जिसे DRDO ने भारतीय सनत के शराकतदारों के साथ मिलकर डिज़ाइन और तैयार किया है। मिसाइल को मुख्तसर फासले और कम ऊंचाई पर फ़िज़ाई ख़तरात को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और सनती शराकतदारों की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नया मिसाइल मुसल्लह अफवाज को तकनीकी तौर पर मजीद मजबूत बनाएगा। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामताल ने भी इस कामयाबी के लिए पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने ताजिर विजय नायर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के साबिक CEO हैं। विजय नायर को CBI हेडक्वार्टर बुलाया गया और पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर को साजिश, कार्टेलाइजेशन और मुंतखब लाइसेंस के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। CBI ने इल्जाम लगाया है कि रिश्वत एक शराब फर्म के मालिक से विजय नायर के जरिए ली गई थी। CBI ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में FIR दर्ज की थी, जिसमें विजय नायर, दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और 13 दीगर को नामजद किया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने कल हुई काबीना की मीटिंग में अहम फैसला लिया है। काबीना की मीटिंग में बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। फैसले के मुताबिक बुंदेलखंड में पहला टाइगर रिजर्व बनेगा, जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा चित्रकूट जिले में भी एक रिजर्व बनाने का फैसला लिया गया है। इस रिजर्व में चीता, तेंदुआ, भालू का घर, चित्तीदार हिरन, सांभर, चिनकारा और मुख्तलिफ परिंदे और दीगर दूध पिलाने वाले जानवर शामिल रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग आज से शुरू हो रही है। कमेटी जुमे को मुंबई में अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में 3 रोज़ा मीटिंग का जायजा लिया जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास 30 सितंबर को इस जायजा मीटिंग के नताइज का ऐलान करेंगे। RBI ने जून और अगस्त में रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया था। जून में RBI ने पॉलिसी जाती रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.40% कर दिया था। फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह में इजाफे के बाद ज़र मुबादले की मंडी में हालिया पेशरफ्त के पेश नज़र इस बार मॉनेटरी पॉलिसी पर ज़्यादा बारीक बीनी से नज़र रखी जाएगी।
तेजी के साथ बदलते इस दौर में लोगों के तर्ज जिंदगी में भी तब्दीली आई है। काम करने के तौर तरीकों के साथ खाने पीने में भी काफी तब्दीली महसूस की जा रही है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। आज मुल्क और दुनिया में काफी लोग ज़ियाबतीस यानी शुगर के मर्ज से मुतासिर हैं। माहिरीन ने शुगर को कंट्रोल करने के लिए दो दोस्त बीटो नामी एक डिजिटल ऐप उन्होंने तैयार किया है। ये ऐप शुगर को कंट्रोल करने में कैसे मदद करता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में 20 करोड़ से ज्यादा अफराद ज़ियाबतीस के खतरे से दो चार हैं। ज़ियाबतीस के साथ रहने वाले 95% लोग टियर 2 और इससे बाहर के शहरों से हैं, जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ 5% एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टियर 2 शहरों में हैं। डॉक्टर मरीज की तनासुब को देखते हुए ज्यादातर माहिर डॉक्टर मेट्रो या फिर टायर 1 शहरों में रहते हैं। इसकी वजह से छोटे शहरों के लोगों के सामने वक्त पर डॉक्टर तक पहुंचने और ज्यादा अखराजात का मसला हमेशा बना रहता है। ज़ियाबतीस के मसले से लड़ने के लिए दो स्कूली बच्चों ने नई टेक्नोलॉजी और सीनियर तिब्बी माहिरीन की मदद से बीटीओ बनाने के बारे में सोचा और निकल पड़े इस राह पर। जब मैं अपने फ्रेंड यश से मिला और मेरे को बहुत ही हैरानी हुई कि यश एक हैवी डायबिटिक बन गए थे, उनका HbA1c बहुत हाई था। और जब हम दोनों ने बात करनी शुरू करी, हमें ऐसा लगा कि शायद हम दोनों कुछ अपने लिए बेटर कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ के कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए। और अगर हम लोगों ने कुछ एक डिजिटल सोल्यूशन क्रिएट कर दी तो वो सिर्फ हमें ही नहीं इम्पैक्ट करेगी, बट करोड़ों इंडियंस जो कि अनफॉर्चुनेटली आज डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके हाथों में पहुँचा के उनको हेल्प कर पाएँ एक अफोर्डेबल वे में डायबिटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। बीटीओ ऐप के आगाज के साथ ही स्टार्टअप ने ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए सस्ती कीमत पर डिजिटल तौर पर आला मेयार की सेहत की देखभाल और घरेलू निगरानी के हल फराहम करना मुमकिन बना दिया है। मरीज व्यक्ति अपने घर पर अपने घर में सुविधा अनुसार अपने सिर्फ सेल फोन या अपने स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे हमसे परामर्श कर सकता है, जिससे वो परामर्श का समय उसका कम हो जाता है। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परामर्श दे सकते हैं। हमारे पास चूंकि उसका पहले से पूरा डेटा होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है, तो हमको भी उससे डिस्कस करना या उसके बारे में ज़्यादा समझना आसान होता है और उसके आधार पर हम उसका एक समुचित इलाज, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इस ऐप के जरिए बीटीओ का जदीद और सस्ता ग्लूकोमीटर स्मार्टफोन से मुंसलिक होकर आसानी से काम करता है, जिसकी मदद से स्टार्टअप से वाबस्ता अफराद ज़ियाबतीस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक बीटो में एक ग्लूकोमीटर बनाया जो आपके स्मार्टफोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है और आपका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो रियल टाइम एक ऐप पे चली जाती है जो बीटो ऐप है, और वही इन्फॉर्मेशन क्लाउड में चली जाती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, इस इन्फॉर्मेशन पे हम आपको एक्शनेबल इंसाइट देते हैं। लोगों को पता चल जाता है अगर उनकी ब्लड शुगर बहुत हाई है, बहुत लो है, उनको क्या करना चाहिए। और अगर उनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर या एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं या एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह भी ले सकते हैं। स्टार्टअप ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए जो खुसूसियात फराहम कर रहा है, उनमें मारूफ ज़ियाबतीस के माहिरीन के साथ वर्चुअल मुशावरत और बगैर किसी इजाफी कीमत के तमाम ज़ियाबतीस BP अद्वियात की घर पर ही डिलीवरी शामिल है। ये स्टार्टअप पूरे मुल्क के लोगों के लिए हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को नई शक्ल देने की राह पर गामजन है। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलहदा अलहदा रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ल चंद्रघंटा की पूजा होती है। अकीदतमंद मंदिरों में माँ से सेहत, खुशहाली और अमन अमान की दुआ करने पहुँच गए हैं। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम है। माँ के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मुल्क के हर एक इलाके में शारदीय नवरात्रि की रौनक निराली होती है। मगरबी बंगाल में दुर्गा पंडाल का समा ही अनोखा होता है, तो गुजरात में दांडिया महोत्सव का अपना अलग रंग है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख की राजधानी लेह में बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक पनाहगाह बनाई गई है।
इस ओल्ड एज होम में लद्दाख के कई बुजुर्गों को पनाह दी गई है जिन्हें उनके अहले खाना ने बेसहारा छोड़ दिया था। लेकिन महाबोधि ओल्ड एज होम में इन बेसहारा बुजुर्गों को न सिर्फ पनाह दी गई है बल्कि उनका खास ख्याल भी रखा जाता है। उम्र की थकावट चेहरे पर पड़ी झुर्रियों से झलकती है। जो कल तक घर वालों का सहारा थे, कदम कदम पर आज उनकी जिंदगी बेबस है। एक साहब ने इन पसमानदा जिंदगियों का हाथ पकड़कर उन्हें नया घर दिया। शहर की हुदूद से दूर एक वीरान पहाड़ी घर, महाबोधि ओल्ड एज होम। यहाँ आने वाले हर शख्स को घर वालों ने हकीर समझा था, लेकिन इस ओल्ड एज होम में उन्हें एक नया खानदान मिला है। इस वक्त यहाँ 35 लोग हैं। It is considered one of the best, very comfortable, peaceful home for such elderly people. यहाँ पर अभी 35 लोग रहते हैं। ये लोग अलग अलग गाँव से, दूर इलाके से आया हुआ है। और जब से हमने ओल्ड एज होम शुरू किया तब से अभी तक कुछ 40 से भी ज़्यादा यहाँ पर आके अपने अंतिम जीवन को बड़ा सुख से, स्वस्थ सुखी से रह कर के आराम से चला गया है। यहाँ किचन है, खाने का कमरा है, एक छोटा सा क्लिनिक भी है जहाँ नर्सें 24 घंटे दस्तयाब रहती हैं। इलाज के लिए एक डिस्पेंसरी है, आईसीयू की सहूलत भी मौजूद है। जिंदगी का वो पड़ाव जब अक्सर डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं, जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं। ऐसे वक्त में इस इबादतगाह में खुसूसी इबादत की सहूलत भी दस्तयाब कराई गई है, जहां ये बुजुर्ग अपनी जिंदगी आज सुकून से गुजार रहे हैं। जब यहाँ प्रोग्राम होता है तो बूढ़ा बूढ़ी भी आकर के डांस करते हैं, गाना गाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ओल्ड एज। जिंदगी के इस पड़ाव पर जब प्यारों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अपनों का सहारा चाहिए होता है, इन बुजुर्गों को आज वो नसीब नहीं है। लेकिन इस घर में उन्होंने अपना एक नया खानदान पाया है, जहां वो एक साथ हंसते हैं, एक दूसरे के दुख बांटते हैं, अपने तजुर्बात भी आपस में शेयर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी के ये दिन गुजार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम लोगों को रोजगार दिलाने में नेमत साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई गई प्रधानमंत्री सृजन प्रोग्राम के जरिए जिले के सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिला है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग ने माली साल 2021-22 में अब तक जिले में सबसे ज्यादा रोजगार फराहम कराने का रिकॉर्ड भी बनाया है। पेश है ये रिपोर्ट। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरियात के अलावा आवाम की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में मरकजी हुकूमत के जरिए चलाया जाने वाला पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोगों को रोजगार से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस स्कीम से जिले के सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिला है। हाल ही में केविक यानी खादी और ग्राम उद्योग ने माली साल 2021-22 में अब तक जिले में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाती है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके माध्यम से लोग लोन लेकर के उसमें सब्सिडी भी मिलता है, जिसके माध्यम से अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, साथ में अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। मैं पहले बेरोजगार था, मैंने रोजगार के लिए लोन अप्लाई किया था और लोन लेकर के मैंने इस दुकान की स्थापित किया है। इस दुकान में कपड़े का दुकान है, मोबाइल दुकान है, ऑनलाइन काम करता हूँ, एक काम में लड़के की भी रखा हूँ, इससे मेरे को काफ़ी आमदनी हो जाती है। इससे पहले बिलासपुर में काम करता था, डेली के अप डाउन में परेशानी होती थी और इनकम भी कम था, खर्चा ज़्यादा था, इसलिए मैं लोन फाइनेंस करके अपनी दुकान खड़ी करी हूँ। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जहां एक तरफ जिले के नौजवानों को रोजगार फराहम कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब कोविड बहरान और लॉकडाउन के बाद सुस्त पड़ गए तमाम काम के शोबों को फिर से नई तहरीक भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब वजीर आजम होंगे और उनके दूसरे बेटे शहजादा खालिद बिन सलमान वजीर दिफा बनेंगे।
सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से काबीना में रद्दोबदल का हुक्म दिया गया है। काबीना में इस रद्दोबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बनियान को वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। शहजादा सलमान ने तेल पर इन्हिसार के बजाय मईशत को मुतनव्वे बनाने की कोशिशों की क़यादत की, सऊदियों के लिए मुलाजमतें पैदा की और मालियाती इस्लाहात में मुतादिद तब्दीलियों का ऐलान किया। शहजादा सलमान की आला सतही समाजी इस्लाहात में सिनेमा और अवामी तफरीह की इजाज़त देने के इक़दाम शामिल हैं। उन्होंने सऊदी अरब में ख़वातीन के जरिए ड्राइविंग पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी थी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात की जायजे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, PFI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, 150 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली समेत 8 रियासतों में छापेमारी की है। और आइए अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर है कि माशी तौर पर कमज़ोर तबकात के लिए रिजर्वेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ये फैसला महफूज रखा है और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये पूरा मामला 10% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। मारूफ अदाकारा आशा पारिक को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा और मुतादिद हिट फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के बाइस उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है साल 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड। और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा सहाफ़त पर। सहाफ़त के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, शिंजो आबे की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन की गई है। शिंजो आबे की आखिरी रसूमात फूलों के गुलदस्ते, दुआओं और 19 तोपों की सलामी के साथ की गई है। और इसी अखबार की एक और सफ़े पर नज़र डाल लेते हैं। ये सुर्खी है कि सुप्रीम कोर्ट से ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है। साबिक़ वज़ीर आला महाराष्ट्र ने ये कहा है कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है और हम ज़रूर जीतेंगे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। सदर जमहूरिया हिंद ने HAL की सहूलत का इफ्तिताह किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो सहूलियात हैं इसका इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इसका इफ्तिताह पूरे मुल्क में जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने के लिए किया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज की इस अहम सुर्खी पर। ये सुर्खी है कि मुफ्त राशन स्कीम को मज़ीद 3 माह तक बढ़ा सकती है सरकार। दिवाली के बाद भी मुफ्त राशन स्कीम जारी रह सकती है और सरकार की ये स्कीम आवाम को बेहद फैज़याब पहुँचाएगी ताकि आवाम को मज़ीद सहूलियात दी जा सकें। और नाजरीन, आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और नज़र डाल लेते हैं खेल की सुर्खियों पर। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। आलमी कप से पहले भारतीय टीम के लिए तैयारियों के लिहाज से यह आखिरी सीरीज़ है। अफ्रीकी टीम के खिलाफ भारत अपने घरेलू मैदान पर आज तक कोई सीरीज़ नहीं जीत पाई है। दीपक हुड्डा चोट की वजह से इस सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, वहीं हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। दीपक हुड्डा की जगह शहबाज अहमद और पांड्या की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।